मी सरांना विनंती करतो की आपण अध्यक्षीय भाषण करावं आणि त्यानंतर पुढील सत्काराचा कार्यक्रम चालू आहे. सरांना मी विनंती करतो. हेलो, बहुजन समाज के सारे महापुरुषों को सबसे पहले विनम्र अभिवादन करके समस्त मुंबईकरी आंबेडकरी जनता, सामाजिक संगठनाएं, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, इन तमाम साथियों के संयुक्त प्रयास से आयोजित आज की संविधान परिषद और गौतम जी का जाहिर सत्कार, इस मौके पर मंच पर विराजमान सभी निमंत्रित मेहमान और इस मीटिंग में वर्ली के अंबेडकर मैदान में आप सारे उपस्थित भाई और बहनों, मुझे हिंदी में इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से देश के अन्य राज्यों के लोगों की यह डिमांड रहती है कि अगर आप मराठी में बोलेंगे तो हमें समझ में नहीं आता, और इसलिए मुझे हिंदी में बोलना पड़ता है, इसलिए मैं हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूं. सबसे पहले बहुत कम समय, 8 दिन पहले मैं मुंबई में, दिल्ली में था. हम लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, नहीं तो एक नेता का मुंह इधर, वो इस नेता का मुंह उधर, ऐसे हम काम नहीं करते, ना ऐसे नेतागिरी के ऊपर विश्वास रखते हैं. और इसलिए देश के तमाम जो सच्चे अम्बेडकरवादी सक्षम नेता है, उनका एक गठजोड़ बनाने में हम पूरे भारतवर्ष में प्रयास करते रहते हैं. इस सिलसिले को लेकर गौतम जी को मैंने कई बार अपने मंच पर, नागपुर हो, कई और जगह बुलाया. पृथ्वीराज जी को भी बुलाया है, उत्तर प्रदेश के शेख सुलेमान, इनको बुलाया, कई साथियों को बुलाया. मैं भी आने वाले 13 तारीख को पृथ्वीराज जी की हरियाणा की जो सभा है उसमें जाने वाला हूं. बाद में हमारी दूसरी मीटिंग दिल्ली में है. मैं ये क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि जो 2-4 चमकने चमकाने वाले चेहरे आपके नजर के सामने दिन रात होते होंगे, वही नेता नहीं होते. उनके अलावा भी एक बड़ी दुनिया है. उस बड़ी दुनिया की तस्वीर आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए. यह एडवोकेट मोहन राम बैठे हैं, आप लोग नहीं जानते होंगे उनको, लेकिन 87-86 में इन्होंने करनाल से, हरियाणा के पार्लियामेंट्री क्षेत्र से चुनाव लड़ा. अब 86-87 में करनाल में जाकर चुनाव लड़ना, यही सिर्फ महाराष्ट्र वाला ही कर सकता है, जबकि हरियाणा वाला हिम्मत नहीं करता है, तो महाराष्ट्र वाला वहां जाके खड़ा रहना पड़ता है. मैंने मिसाल इसलिए दी कि देश के कोने कोने में अच्छे लोगों को इकट्ठा करना, ये अपने एक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए. और इसी कड़ी का भाग करके आज हम गौतम जी का सत्कार आज के अपने अंबेडकर मैदान में सभी लोगों की तरफ से कर रहे हैं. बीआरएसपी ने इसलिए लीड लिया. अगर अगले प्रोग्राम में कोई और संगठन लीड लेना चाहता है तो मैं उसके हवाले भी वो प्रोग्राम करने को तैयार हूं, क्योंकि हमारी मानसिकता ये नहीं है कि सूरज उगना है तो मेरे ही मुर्गे से, ये हमारी धारणा नहीं है. मुर्गा किसी का भी हो, लेकिन सूरज उगना चाहिए, ये हमारी धारणा है.
इसलिए मैं सभी संगठन के साथी जिन्होंने कम ज्यादा योगदान दिया होगा, लेकिन योगदान है। हमारे कुछ अम्बेडकराइट वर्ली के टीम होंगे, भोसले जी होंगे, अमोल होगा, हमारे पार्टी के जित्तू होंगे, राम होंगे और अन्य तमाम पदाधिकारी होंगे, जिन्होंने भी किया है उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका शुक्रिया अदा करें। बात मुद्दे की, मुद्दा क्या है? मुद्दा गौतम जी नहीं है। आप लोग कहीं समझते होंगे कि मुद्दा गौतम जी है। मैं नहीं मानता, मुद्दा गौतम जी नहीं है। मुद्दा यह है कि बुद्ध की विचारधारा अपनाने वाले किसी मंत्री को इस भारतवर्ष में इस्तीफा देना क्यों पड़ता है, यह सटीक मुद्दा है। और अगर यही क्राइटेरिया है तो फिर सबसे पहले घंटों घंटों तक पूजा अर्चा करने वाले प्रधानमंत्री को पहले इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी तो शपथ ली है। धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले भारतीय संविधान की शपथ ली है, फिर भी प्रधानमंत्री घंटों घंटों तक घंटियां बजाने का काम कर सकते हैं। दूसरे, गुजरात के मंत्री ले लो, उत्तर प्रदेश के मंत्री ले लो, कई सारे मंत्री। कल छठ पूजा थी, उत्तर भारत के लगभग सारे मंत्री, हालांकि त्योहार महिलाओं का होता है, लेकिन छठ पूजा में अपना योगदान देने में लगे रहते हैं। मेरा सवाल सीधा और सटीक है, अगर इस देश में सत्ता में बैठे हुए हर मंत्री को अपने धर्म का पालन करना उसके लिए आजादी है, तो बौद्ध विचारधारा मानने वाले मंत्री को अपने बौद्ध विचारधारा का पालन करने पर आप लोगों को आपत्ति क्यों है? सवाल ये है। मैंने किताब लाई है बाबा साहब की स्पीचेस एंड राइटिंग, इधर है, 18th वॉल्यूम है, पार्ट 3 है, पेज नंबर 510। इसमें 22 प्रतिज्ञा छपी है, जो 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में जो हुआ उसका डिटेल वृत्तांत इसमें है। मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए ओजिशन जी, क्योंकि आरएसएस का यह पहला प्रचार है कि ऐसी प्रतिज्ञा बाबा साहब ने कभी दी ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि अंदर अंदर क्या कुकिंग होता है, षड्यंत्रों की लेवल डेप्थ कितनी है, और वो डेप्थ को काउंटर करने के लिए संघ परिवार के लोग ये प्रचार करते कि ऐसी 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी ही नहीं। हालांकि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बंते जी चंद्रमणि, इनके हाथ से जो बाबा साहब अम्बेडकर और सविताबाई अम्बेडकर, इन्होंने पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों को दीक्षा दी। बाबा साहब के मुताबिक हर कोई आदमी, एक बौद्ध आदमी दूसरे बौद्ध आदमी को बनने वाले को दीक्षा दे सकता है। बाबा साहब ने खुद दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों को खड़े होकर ये 22 प्रतिज्ञा दी है। ये 22 प्रतिज्ञा सरकारी किताबों में है। अब जब सरकारी किताबों में है तो ये 22 प्रतिज्ञा से आपको तकलीफ क्या है? 22 प्रतिज्ञा कहती क्या है कि मैं इसको नहीं मानूंगा, तो आपको दुख क्यों है? आप किसको भी माने, हम आपको मना रहे क्या कि आप हमको मानो? हम मान रहे क्या? आपको मना कर रहे हैं क्या? हम आपको भी नहीं मना कर रहे। आपको अपने धर्म का पालन करने की आजादी भारतीय संविधान ने दी है। आपको है तो मुझे भी है, मुझे भी है।
और अगर वो आजादी मुझे है तो किसे मानना और किसे नहीं मानना ये भी मेरा संवैधानिक अधिकार है। उसमें टीका टिप्पणी करने का अधिकार तुम्हें नहीं बनता। आप मेरे भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हो ना? आप मानते हो ना? आप मेरे भगवान बुद्ध को आप विष्णु का 14वां अवतार मानते हो, 10वां अवतार मानते हो। दरअसल मैं ऐसे भाषण कभी करता नहीं बोधिसेन जी, आपको पता है। आप मेरे भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हो। मैंने कब कहा है आपको नहीं मानो? मैंने मना किया? बिल्कुल नहीं किया। आप मानो या न मानो आपकी बात के ऊपर है ना, लेकिन मुझे मानना है या नहीं ये मेरा अधिकार है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बुद्ध ने अवतार लिया, इस बात को मैं इनकार कर देता हूं। तकलीफ क्यों है भाई? हम किसी को भला बुरा नहीं कह रहे, हम आपकी भावनाओं को आहत नहीं पहुंचा रहे, हम आपको कोई ठेस नहीं पहुंचा रहे। मुझे कौन से आइडियोलॉजी के साथ जीना है या नहीं जीना है, इसका मैं संकल्प 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से दोहराता हूं। इससे आपको कतई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यही भारत का संविधान कहता है। लेकिन 2014 के बाद कुछ लोगों को लगता है कि हमारी जो मान्यता है वो सभी के लिए मान्यता होनी चाहिए। हम जिस बात को मानते हैं वो सभी के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर ऐसा आप अट्टहास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग में आपका भी नाम जरूर आएगा। इस बात को ध्यान में रखना। और ये षड्यंत्र आप कहते हो कुछ लोगों ने किया, हम कहते हैं वो आपका ओरिजिनल षड्यंत्र है। इस ओरिजिनल षड्यंत्र को समझने की भी जरूरत है। गौतम ने मौजूदगी, गौतम हाजिर थे कार्यक्रम में। अब हाजिर रह नहीं सकते क्या? वो हाजिर थे। अब केजरीवाल ने इस्तीफा लिया, केजरीवाल ने इस्तीफा मांगा तभी दिया ना। तो आप लोगों में कुछ लोग सोचते होंगे कि माने साहब इसकी पॉलिटिकल बात को समझ रहे हैं कि नहीं। हम बराबर समझ रहे हैं भाई, हम पॉलिटिकल बात को बराबर समझ रहे और इसका सही समय पे उसका जवाब भी देंगे। इसीलिए तो मिलना जुलना पड़ता है, बैठना उठना पड़ता है, नए इक्वेशन बनाना पड़ता है, एक नए रणनीति के साथ फ्रंट पे आना होता है, सोच समझ कर आना होता है। क्योंकि अगर केजरीवाल जी सुबह हनुमान चालीसा पढ़ सकता है तो उसको आजादी है, तो गौतम को पाबंदी क्यों भाई? केजरीवाल को आजादी है हनुमान चालीसा पढ़ने की, पढ़ो ना भाई। वो किसकी पूजा करता है नहीं करता है आपकी आजादी, आप करो। लेकिन जो क्राइटेरिया आपके लिए है वो गौतम के लिए क्यों नहीं? गौतम ने 22 प्रतिज्ञा दी तो ये देश विरोधी समाज विरोधी हो गए, ये कौन सा क्राइटेरिया? और इसके लिए 2-4 पंडों ने, पंडे उत्तर भारत के हैं, वो फतवा निकाला। आजकल फतवा निकालने का काम भी इनटॉलरेंट हिंदू करता है, इनटॉलरेंट हिंदू। अक्सर ये काम जब मुझे समझ में नहीं आता कि इसकी शिकायत करें तो किसके पास करें। इन्होंने कहा संगराज जी ने पुलिस थाने में करे, करना चाहिए। हमने तो पहले ही बोल दिया अपने लोगों को, उसका फॉर्मेटिंग बनाकर सबके पास पहुंच जाएगा, कर देंगे। लेकिन मैं समझता हूं इसकी बड़ी शिकायत आरएसएस के संघ प्रमुख भागवत के पास जानी चाहिए। भागवत के पास क्यों जाने चाहिए? इसलिए जानी चाहिए कि भागवत ने हाल ही में पिछले 15 दिन महीने पहले कहा कि हमारे लोगों से कुछ पूर्वजों से गलतियां हुई हैं, हमारे पूर्वजों के माध्यम से कुछ गलतियां हुई है। और सिर्फ गलतियां नहीं तो उसका पाप क्षालन भी होना चाहिए, उसका पश्चाताप भी होना चाहिए।
तो मुझे लगता है उत्तर भारत के जो 3-4 पंडे हैं उन्होंने भी गलती की है, तो उसका पाप प्रक्षालन किसको करना चाहिए? तो मुझे लगता है शिकायत उनके पास करनी चाहिए। और मुझे 2 दिन पहले ही ईझड़ खोबरागड़े नागपुर वाले आकर मिले और उन्होंने कहा कि आप नागपुर कब आ रहे हो? तो मैंने कहा 5, 6, 7, 8, 4 दिन विदर्भा में हूं। तो बोले हम भागवत को मिलते और भागवत से मिलकर इसका जवाब मांगते पब्लिक रूप से कि ये जो चल रहा है क्या आपकी सहमति से चल रहा है, नहीं तो आप इसको कंडेम करें। तो हम भी छोटे मोटे लड़ाई क्यों खेले भाई? हमने भी बड़े जिहादी तौर पे लड़ाई लड़नी चाहिए। और इसीलिए अगर इस तरह के ये सपने देखते हैं कि फुले शाह अम्बेडकरवादी बौद्ध विचारधारा को अब इस देश में पनपने नहीं देंगे, तो फिर उसका तुरंत विरोध भी होना चाहिए। खतरे तब बने हैं अगर 2024 में पगले लोगों के कारण, नालायक लोगों के कारण, बिकने वाले नेताओं के कारण, कुछ डायरेक्ट बिकने वाले, कुछ इनडायरेक्ट बिकने वाले नेताओं के कारण मोदी 2024 में अगर पावर में आया और आने के बाद उन्होंने सेक्युलरिज्म को हटाया, आप क्या करोगे? कुछ लोग कहते नहीं होगा, होने के बाद क्या करोगे? जम्मू कश्मीर का 370 नहीं हटेगा कह रहे थे ना लोग, हट गया ना? क्या किया? कई लोगों ने कहा ये बहेगा वो बहेगा, कुछ नहीं हुआ ना। एक बार होने के बाद क्या करोगे? इसलिए उसकी पूर्व तैयारी करो, और पूर्व तैयारी करने की जिम्मेदारी बाकी लोग कितने लेंगे वो उनके ऊपर छोड़ दो, लेकिन सही अंबेडकर के औलाद होने के नाते जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने की आदत हमारे लोगों को भी लगनी चाहिए। ये हमारा वैचारिक बोझ है, ये हमारी वैचारिक ड्यूटी है, ये हमारा मूवमेंट का फर्ज है, और ये फर्ज वो अदा करने के लिए हमने पीछे नहीं हटना चाहिए। इस बात को भी समझना चाहिए, चाहे वो महाराष्ट्र वाले हो, चाहे और किसी प्रदेश वाले हो, उत्तर प्रदेश वाले हो, गुजरात वाले हो। अब देखो इतना बवाल हो गया, मायावती का कोई बयान आया? मोदी जी को साथ देने वाले लोगों का कोई बयान आया? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो आइडियोलॉजिकल बैटल की लड़ाई लड़ना एक अलग बात है और सिर्फ राजनीति करना एक अलग बात है। सिर्फ राजनीति करते तो मैं और संगराज यहां बैठे नहीं होता, किसी शिंदे के साथ मैं भी घूमता, संगराज भी घूमता। पता नहीं उसका बाद में 2-4 महीने के बाद क्या होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं, हुआ अलग बात है। लेकिन घूमते, कम से कम हिमाचल आसाम तो जाके आते, लेकिन वो हमारे खून में नहीं है। वो हमारे खून में नहीं है, वो खून में नहीं है क्योंकि हम असली जंग के लोग हैं, और असली जंग के लोग एक अलग तरह के होते हैं, उनका अलग कलर होता है। आपने देखा होगा कि इतना बड़ा प्रोग्राम है आज का, ये कोई नेतागिरी नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये सोशल और एक कल्चरल रिवॉल्ट की मूव है। इसको समझना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे समझने वाले लोग अपने में कम हैं, और दुर्भाग्य से दूसरे को लोग जो समझाएंगे वो समझकर चलने वाले लोग ज्यादा, इससे नुकसान होता। इसलिए महाराष्ट्र के धरती पर अभी राव भी बैठे, हमने प्लान किया है, कुछ ना कुछ प्लान करते रहते। पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये प्रोसेस में जितनी जल्दी हो सके हम अपनी ताकत को इकट्ठी करें। जो गौतम जी भी कह रहे थे, जाति का बोझ लेके चलते हो, उपजाति का बोझ लेके चलते हो, इसको त्याग कर एक सही फुले शाह अम्बेडकर के अनुयायी उस रूप से इकट्ठे होकर अगर हम अपना कारवां आगे बढ़ाएंगे तो हमें सफलता जरूर मिल सकती है।
चाहे वो लोकल बॉडी का चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो, वो हिम्मत आप लोगों को भी दिखानी चाहिए। आज का ये प्रोग्राम, हम वैसे भी प्रोग्राम कितने करें, पिछले 15 दिन पहले संविधान परिषद शिरोडकर हॉल में की, उसको अभी तक 15 दिन से ज्यादा दिन नहीं हुए। आज का ये प्रोग्राम है, आने वाले 15 नवंबर को मुस्लिम आरक्षण परिषद माहिम में। ये क्यों करते हैं हम लोग? ये इसलिए करते हैं कि हर समाज में जब जागृति लाकर संगठित करके एक अपनी ताकत बनाएंगे तो फिर आगे चलने की बात हो सकती है। इस प्रयास से ये आज की मीटिंग को भी देखना चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कि राजेंद्र गौतम मुद्दा नहीं है, मुद्दा बुद्ध विचारधारा को आपका समर्थन है या विरोध है, ये मुद्दा, अहम मुद्दा लोगों के समर्थन समक्ष जाना चाहिए। और ये पहुंचाने का काम करने वाले तमाम अपने सारे साथियों को फिर से मैं एक बार धन्यवाद लेकर मैं अपने वाणी को यह विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर।